हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 5 फरवरी 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। तो जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, उसके 100 साल पूरे हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने ये जो चौरी चौरा शताब्दी समारोह हुआ था उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया है। तो एक्चुअली में 4 फरवरी 1922 में हुआ था ये चौरी चौरा इंसिडेंट, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का चौरी चौरा है वहाँ पे। तो हुआ क्या था यहाँ पे कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था प्रोटेस्टर का जो कि पार्टिसिपेट कर रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो उस समय चल रही थी। और इसी मूवमेंट के दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई थी और पुलिस ने वहाँ पे ओपन फायर का आदेश दिया था। और जवाब में जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने जो वहाँ का पुलिस स्टेशन था, थाना था, उसमें आग लगा दी थी। तो उस इंसिडेंट में लगभग 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन जो कि वहाँ पे कैदी थे, ऑक्यूपेंट थे, उनकी वहाँ पे निधन हो गया था। तो उन्हीं के एनिवर्सरी के रूप में उस दिन के और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों को इस शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। तो जो चौरी चौरा है ये है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड कैंसर डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। तो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर यानी कि जो कर्क रोग होता है उसके लिए दिन मनाया जाता है। तो इस दिन पूरे विश्व भर में लोगों के बीच में जो कैंसर बीमारी होती है उसके बारे में जागरूकता फैलाया जाता है कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से कैंसर से बचा जा सकता है और जो कैंसर है उसके खिलाफ किस तरह से लड़ा जा सकता है। तो इसीलिए 4 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। इस साल के लिए थीम रखी गई थी आई एम एंड आई विल। थीम जरूर याद रखिएगा, आई एम एंड आई विल। तो ये जो दिन है इसको शुरू किया गया था सन 2000 में। इसके द्वारा UICC यानी कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा। तो जो UICC है इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना की गई थी 1933 में। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी वॉज ऑब्जर्व ऑन 4 फरवरी। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। तो इस दिन की शुरुआत इसी साल से हुई है, यानी 2021 में ये सबसे पहली बार मनाया गया है। और इस कारण से एक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके लिए थीम भी रखी गई थी इस साल, अ पाथवे टू द फ्यूचर। थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम भी याद रखिएगा। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि विश्व भर में जो अलग अलग देशों के कल्चर हैं, वहाँ का रिलीजन है, जो भी उनके बिलीव्स हैं, तो सबको एक मान के सबको प्रमोट किया जाए। उसके अलावा लोगों को ये एजुकेशन दी जाती है कि आपस में कोई भेदभाव ना करें और जो फ्रेटर्निटी है यानी कि भाईचारा यानी कि बंधुत्व उसको बढ़ाया जाए। तो इसी कारण से ये दिन मनाया जाता है। तो पिछले साल यानी 2020 में 21 दिसंबर को जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने रिजोल्यूशन को पास किया था और कहा गया था कि 4 फरवरी को अब मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। तो इस साल सबसे पहली बार इसे मनाया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, नॉर्वे टॉप्स द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, इंडिया रैंक्ड 53rd। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे सबसे ऊपर एवं भारत 53वें स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2020 का डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है और इसमें टोटल 167 कंट्रीज़ को जगह मिली और इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। याद रखिएगा, नॉर्वे का स्कोर रहा 9.81। दूसरे नंबर पर रहा आइसलैंड जिसका स्कोर था 9.37। तीसरे पर रहा स्वीडन जिसका स्कोर था 9.26 और भारत रहा है 53rd नंबर पे यानी 53वें नंबर पे। भारत का स्कोर था 6.61 और सबसे लास्ट यानी 167 पोजीशन पे रहा नॉर्थ कोरिया जिसका स्कोर था 1.08। नेक्स्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू PhD CCI रिपोर्ट, इंडिया विल इमर्ज एज सेकंड मोस्ट रेजिलिएंट इकोनॉमी इन 2021। PhD CCI की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा।
तो अभी हाल ही में एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसका नाम है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि PhD-CCI। इन्होंने जारी किया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस रैंक, और इस रैंक के अनुसार जो भारत है इसके बारे में कहा गया है कि 2021 में जो भारत है ये दूसरी सबसे अधिक लचीली वाली अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा पूरे विश्व भर में। तो जो रैंकिंग है इसमें टॉप किया है जर्मनी ने, दूसरे नंबर पर रहा है भारत, और तीसरे नंबर पर रहा है साउथ कोरिया। टॉप 3 पोजीशन आपको याद रखनी है। इसके अलावा इस रैंकिंग में भारत के रियल जीडीपी के बारे में बताया गया है, यानी अनुमान लगाया गया है। तो 2021 में जो भारत की रियल जीडीपी है इसको 11.5% की दर से ऊपर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्कीम एंड क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम। महाराष्ट्र सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार योजना और गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं, 2 योजनाएं, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्कीम और क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन स्कीम। तो ये दोनों स्कीम है क्या? तो जो पहली स्कीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट स्कीम, इसके अंडर में 125 से लेके 150 तक स्टार्टअप जो हैं महाराष्ट्र में उनको सपोर्ट किया जाएगा सरकार की तरफ से, फाइनेंशियली उनको हेल्प की जाएगी और उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे उनको स्टार्टअप के लिए। उसके अलावा ये जो क्वालिटी टेस्टिंग स्कीम है, इस स्कीम के अंडर में जो भी स्टार्टअप हैं जिनको पहले स्कीम के अंदर में चुना गया है, इनको फिर से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके स्टार्टअप के क्वालिटी टेस्टिंग के लिए और उसके सर्टिफिकेशन के लिए। तो जो महाराष्ट्र है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इनको गोवा के गवर्नर का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है अभी, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट अपडेट है, वेब पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ गोवर्धन एक्टिविटीज़ हैज़ बीन लॉन्च्ड। गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, और जो जल शक्ति के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रतन लाल कटारिया जी, उसके साथ ही भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, और जो एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी, इन सभी ने मिल के एक यूनिफाइड वेब पोर्टल लॉन्च किया है गोवर्धन जो स्कीम लॉन्च हुई थी उसकी एक्टिविटीज़ की निगरानी के लिए, यानी कितना प्रोग्रेस है जो गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई थी उसमें। तो जो गोवर्धन है इसका पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, और लास्ट में धन, इसका पूरा नाम ये है। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा ताकि जो विलेजेस हैं भारत के उनको क्लीन रखा जाए, जो भी वहाँ पे कैटल वेस्ट होता है उसका यूज़ किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने के लिए। उसके अलावा जो भी कैटल वेस्ट से प्रोडक्ट बनते हैं उनका यूज़ करके जो भी ग्रामीण इलाके में व्यक्ति हैं वो अपनी इनकम को और भी ज़्यादा उठा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। तो इसी कारण से इस गोवर्धन स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसी के निगरानी के लिए अभी वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, अजय सिंह री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अजय सिंह जी को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो जो बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है भारत में जिसे कहा जाता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ के पहले से ही प्रेसिडेंट थे अजय सिंह जी, और अभी हाल ही में इलेक्शन हुए और इन्हें फिर से प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट कर लिया गया है BFI के। तो जो BFI है यानी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्रेसिडेंट फिर से बन गए हैं अजय सिंह। नेक्स्ट अपडेट है, फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च्ड फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट फॉर चिल्ड्रेन। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता शुरू किया है। तो अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने चिल्ड्रंस के लिए यानी जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए एक अलग तरह का स्पेशल सेविंग अकाउंट की सर्विस शुरू की है, और वो जो सेविंग अकाउंट है इसका नाम दिया गया है फेड फर्स्ट। ओके, तो ये जो फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट है इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो चिल्ड्रंस है जिनकी एज 18 से नीचे है उनको सेविंग्स के बारे में बताया जा सके, उनको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से फाइनेंशियली वो प्लानिंग कर सकते हैं। उसके अलावा उनके अंदर सेविंग की हैबिट डालने के लिए इस कारण से ये बचत खाता शुरू किया गया है, और जो भी खाता धारक हैं उनको एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड भी दिया गया है। तो जो फेडरल बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1931 में त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में। उसके बाद 1949 में से फेडरल बैंक बना दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है कोची में। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, और यहाँ के MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट अपडेट है, NDJC विल रिप्लेस जेफ बेजोस एज अमेजन CEO। NDJC अमेजन के CEO के रूप में जेफ बेजोस की जगह लेंगे। तो अभी हाल ही में जो अमेजन के फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजोस,
के इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इस साल के तीसरी तिमाही में यानी कि 1 जुलाई 2021 को ये CEO का पदभार छोड़ देंगे और इनकी जगह एंडी जैसी, जो कि अभी अमेजन वेब सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये बनेंगे अमेजन के नए CEO। तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेगा, एंडी जैसी। तो ये जो अमेज़न है इसको बेजोस जी ने शुरू किया था 5 जुलाई 1994 में, और उस टाइम पे ये सिर्फ एक इंटरनेट बुक सेलर थे। और ये जो अमेज़न है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट अपडेट है, राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव एट बेंगलुरु। राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में जो यलाहंका एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पे 2 दिनों तक चले एक कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया, जो कि था चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव, और ये चला 3 से 4 फरवरी 2021 को। इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो इसमें टोटल 75 कंट्रीज़ के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वहाँ के, वो एकत्रित हुए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि जो एरोस्पेस का सेक्टर है वहाँ पे पावर स्ट्रेटजी के लिए, उसके अलावा एरोस्पेस के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो भी रिलेटेड करंट में इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया, और जो सोल्यूशन क्या हो सकता है उससे इशू को सॉल्व करने का, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया। और ये जो कॉन्क्लेव है इससे एक मदद ये भी होगी कि भारत का जो ये 75 कंट्रीज़ है जहाँ के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, तो इनके साथ डिफेंस के क्षेत्र में कोऑपरेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो बात करें इंडियन एयरफोर्स की, इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अभी प्रेजेंट में एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। नेक्स्ट अपडेट है, द 16th एडिशन ऑफ इंडो US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास विल बी हेल्ड इन राजस्थान। भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास, और इसका 16वां संस्करण होगा। कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा, 8 से लेके 21 फरवरी तक। और इस एक्सरसाइज का मेन एम है जो भारत की सेना है और जो US की सेना है उनके बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाना। तो इस एक्सरसाइज में USA की तरफ से 3rd इन्फेंट्री रेजिमेंट की 2nd बटालियन पार्टिसिपेट करेगी, और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 11th बटालियन। तो ये जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ये इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में, और हर साल इसे भारत और US के आर्मी के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, और इसे होस्ट करता है अल्टरनेटिवली एक बार इंडिया और एक बार USA। नेक्स्ट अपडेट है, AR रहमान गेट्स द अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड 2020। AR रहमान जी को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में भारत के लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर AR रहमान जी को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 14 लोगों को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, और ये जो अवार्ड है ये NGO अलर्ट के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 नाम जरूरी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो है AR रहमान जी का, दूसरे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं हरि कृष्णन जी, इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपडेट है, एंडर्स एंटोनसन एंड ताई त्सू यिंग हैव वॉन द BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स टाइटल। एंडर्स एंटोनसन और ताई त्सू यिंग ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीता है। तो ये है एंडर्स एंटोनसन, और ये हैं डेनमार्क के, ये डेनमार्क की तरफ से बैडमिंटन खेलते हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में मेन सिंगल कैटेगरी में टाइटल जीता है। और ये हैं ताई त्सू यिंग, ये ताइवान की प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, और प्रेजेंट में ये बैडमिंटन रैंकिंग बात करें तो नंबर 1 पे हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के वुमेन सिंगल कैटेगरी में टाइटल जीता है। नेक्स्ट अपडेट है, अशोक डिंडा हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये हैं अशोक डिंडा, ये भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे, और अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 2009 में T20 में बात करें तो, और ODI यानी वनडे में बात करें तो 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था, और भारत के लिए इन्होंने 13 ODI और 9 T20 मैचेस खेले हैं। इसके अलावा इन्होंने बंगाल की तरफ से 116 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने सारे ही प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है,
आप वहाँ पे विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है या आपको कहीं पे डाउट है कुछ भी, तो आप बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।